जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अल फारूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो पहले जो बात है, जो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ लिखा है डाइजेशन इन ह्यूमंस में बुक में, वो ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की जरूरत ही क्यों पेश आ रही है? डाइजेशन की जरूरत इसलिए पेश आ रही है क्योंकि हमें काम करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जो खाने में हमें चाहिए, वो वाटर है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं। इसके अलावा हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स चाहिए। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स है ना, वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल शुगर्स की फॉर्म में चाहिए, मोनोसेक्राइड्स की फॉर्म में चाहिए। जो हमें प्रोटीन्स हैं वो हम अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में लेना चाहते हैं, और जो लिपिड्स हैं वो हम फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की फॉर्म में लेना चाहते हैं। क्योंकि ये इतने छोटे कंपाउंड्स हैं कि ये हमारी इंटेस्टाइन की दीवारों से जज़ब होके, एब्जॉर्ब होके ब्लड में जा सकते हैं। लेकिन जो हम खाना खाते हैं उसमें अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में प्रोटीन्स मौजूद नहीं है, उसमें फैटी एसिड्स मौजूद नहीं है, उस खाने में सिंपलर कंपोनेंट्स मौजूद नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मौजूद हैं, बड़े बड़े कंपाउंड्स मौजूद हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब वो लार्जर मॉलिक्यूल्स को अगर हम खा लें और वो हमारी इंटेस्टाइन में चले जाएं, तो वो लार्जर मॉलिक्यूल्स हमारी इंटेस्टाइन की दीवारों में से डिफ्यूज करके ब्लड का हिस्सा नहीं बन सकते, एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, हमारी बॉडी को नहीं मिल सकते। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम इस बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, जो नवाला हमने खाया, रोटी का या चावल जो हमने खाए, ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में और छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दें। इतने छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दें कि वो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करके इंटेस्टाइन्स की दीवारों से जज़ब होके खून में जा सके और हमारे ब्लड का हिस्सा बन जाए और बॉडी को मिल जाए। तो हम क्या चाह रहे हैं? हम लार्जर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। डिफ्यूजेबल का मतलब है कि वो डिफ्यूज करके जा सके इंटेस्टाइन से ब्लड में। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम ये काम करेंगे, इससे होगा क्या कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको तोड़ के जो रोटी में मौजूद थे उनसे हम सिंपल शुगर्स बना लेंगे, लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, वो डिफ्यूज करके जा सकती हैं। जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हमने खाई, जिस तरह गोश्त में, मीट में, बकरे का गोश्त में, मटन में और चिकन में, फिश में, जो हमने ये प्रोटीन्स खाई, ये प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, इतनी छोटी हो जाएंगी, वो फिर डिफ्यूज करके हमारे ब्लड में जा सकेंगी। जो हमने चिकनाई खाई, फैट्स खाए, लिपिड्स खाए, वो कन्वर्ट हो जाएंगे छोटे छोटे फैटी एसिड्स में, जिनसे आगे जो डिफ्यूज करके आगे इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में जा सकते हैं। तो पर्पस ऑफ डाइजेशन क्या है? डाइजेशन कार्य क्यों रहा है? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में से एनर्जी नहीं निकाल सकते, हम इस बड़े मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इंटेस्टाइन में। तो अगर हम चाहते हैं कि ये खुराक हमारी बॉडी को लग जाए और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए और हमारे ब्लड का हिस्सा बन जाए, तो हमें इस बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, जो कि लार्जर मॉलिक्यूल्स नवाले में और रोटी में या चावलों में मौजूद हैं, इनको खाने में मौजूद हैं, इनको छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोटीन से मिलकर बन रही है, अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिपिड्स किससे मिलकर बन रहे हैं, फैटी एसिड से फैटी एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेकेराइड्स मिलकर बन रही है मोनोसेकेराइड से, तो उनको उनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम उनको इस्तेमाल कर सकेंगे बॉडी के अंदर। तो पूरा पर्पस, पूरा मकसद डाइजेशन का यही है। ठीक हो गया? अभी जो ये न्यूट्रिशन हमने हासिल करनी है, हमने ये जो पूरा सिस्टम चलाना है हमारी बॉडी में, जिससे हमें ग़िज़ाइयत मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, उसके 5 बेसिक स्टेप्स हैं। 5 बेसिक स्टेप्स। नंबर 1, इंजेशन। हमने खाना खाना है, खाना खाया, तो खाने का खाना, जो हम खाना अंदर लेके जा रहे हैं मुंह में, दैट इज इंजेशन। उसके बाद फिर हमने खाने को हजम करना, दैट इज डाइजेशन। और डाइजेशन के बाद जब वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर उसको एब्जॉर्ब करना है, खून का हिस्सा बनाना है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। और फिर जब वो ब्लड का हिस्सा बन जाएगा, तो ब्लड में अमाइनो एसिड्स आ गए। वो जो अमाइनो एसिड्स थे, वो हमारे खाने वाले अमाइनो एसिड्स थे, वो ब्लड में आ गए। अब उन अमाइनो एसिड्स को इस्तेमाल करके बॉडी में, उन अमाइनो एसिड्स को इस्तेमाल करो, उनसे बॉडी में प्रोटीन्स बनाओ। यानी उन अमाइनो एसिड से बॉडी के अंदर एंजाइम्स बना लो, बॉडी में प्रोटीन्स बन गई। या उन अमाइनो एसिड से बॉडी में मसल्स बना लो, मसल्स भी प्रोटीन्स है। ठीक है? तो वो अमाइनो एसिड जो हमने खाए थे, वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन गए। जब हमारी बॉडी का पार्ट बन गए, हमारी बॉडी को लग गए, तो इसको बोलेंगे एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल रह गया, जो सारा खाना खाया था, सारे का सारा तो हजम नहीं होना। खाने में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि हम डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जिस तरह अभी हमने पीछे पढ़ा डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर ऐसे कंपोनेंट्स थे जिनमें सेलुलोज था। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम चाहिए, वो हमारे इंटेस्टाइन में है ही नहीं, तो हम उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो वो जो डाइटरी फाइबर है, वो जैसे खाने में आया था, ऐसा ही वो अनडाइजेस्टेड बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर जब हम रिमूव करेंगे, तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? डेफिकेशन। क्या नाम होगा? डेफिकेशन। तो ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के, जो कि मैंने यहां लिखे हैं। इनको देखें। नंबर 1, इंजेशन। पर्पल डाइजेशन तो समझ में आ गया ना? फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन सी? नंबर 1, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन। ठीक है?
नंबर 1 इंजेशन, इंजेशन, इन से अंदर पता चल रहा है अंदर जा रहा है, क्या अंदर जा रहा है, खाना अंदर जा रहा है। आप टेकिंग इन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड, खाने को खाना, खाने को अंदर लेके जाना, मुंह में लेके जाना इज इंजेशन। सिंपल, इससे ज्यादा और आसान बात कोई नहीं हो सकती। खाने को खाना, खाने को अंदर लेके जाना, मुंह में लेके जाना, खाने को चबाना शुरू करना, दैट इज इंजेशन। नंबर 2 डाइजेशन। अब डाइजेशन में क्या होगा, जैसे ही हम मुंह में नवाले को रखेंगे तो हम चबाना शुरू कर देंगे। अब हम ये क्या कर रहे हैं, हम बड़े बड़े नवाले के पीसेस को छोटे छोटे पार्ट पीसेस में तोड़ रहे हैं। क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा डाइजेशन इन ओरल कैविटी में। लेकिन देखो इससे हो क्या रहा है, इससे हो रहा है कि लार्जर फूड पार्टिकल्स स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या होगी डिफ्यूजन, डाइजेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ऐसा अमल जिसमें तोड़ा जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, पेचीदा सब्सटेंसेस को, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, सादा सब्सटेंसेस में, यानी लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाएगा। क्यों तोड़ रहे हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, मैंने बताया क्योंकि हम चाहते हैं कि इनको डिफ्यूजेबल बनाया जाए, ये इंटेस्टाइन की दीवारों से डिफ्यूज करके ब्लड में चली जाए। अगर हमने खाना खाया और वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में ही नहीं जा रहा तो फिर फायदा खाना खाने का, तो कोई फायदा नहीं है, उससे हमें तो मिला ही कुछ नहीं खाने से, वो तो ऐसा ही निकल गया अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर, तो फिर फायदा क्या खाना खाने का। तो खाना खाने का फायदा ही तब होगा जब उस खाने के बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट की जाएगा और फिर वो एब्जॉर्ब होंगे और फिर वो हमें मिलेंगे, है ना। तो जो जिससे हमने लार्जर मॉलिक्यूल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना है, उस प्रोसेस का नाम है डाइजेशन। हाँ जी, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई कि डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर डिफ्यूजेबल सब्सटेंसेस। अब डाइजेशन में आपने ये बात याद रखनी है कि डाइजेशन दो तरह की होती है, एक होती है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इनसाइड। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड। सेलुलर मतलब सेल्स। जो डाइजेशन सेल के अंदर होगी दैट इज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, और जो डाइजेशन सेल से बाहर होगी दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। हम दोनों ही बातों को पढ़ चुके हैं पहले। जो आपने 9th क्लास में पहले डाइजेशन पढ़ी थी, डाइजेशन ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें हो क्या रहा है कि स्टमक की दीवारों में से, फॉर एग्जाम्पल ये स्टमक की वॉल्स हैं, इनके अंदर ग्लैंड्स होंगे, इन ग्लैंड्स में से सिक्रीशंस, एंजाइम्स बाहर आ रहे हैं और हमारी इस स्टमक की कैविटी के अंदर मौजूद फूड को तोड़ रहे हैं। तो ये जो डाइजेशन होगी जिसमें सेल्स से एंजाइम्स बाहर आ रहे हैं, ये दीवार है, गट है, ल्यूमेन है, ये हमारी, ये स्टमक की वॉल्स हैं, जिन वॉल्स के अंदर ग्लैंड्स पड़े हुए हैं जिनसे एंजाइम्स निकल रहे हैं, स्क्रीट हो रहे हैं, और ये स्टमक के अंदर मौजूद फूड को तोड़ रहे हैं। तो सेल से तो बाहर आ गए ना, सेल से बाहर आके स्टमक की कैविटी के अंदर, स्टमक के ल्यूमिन के अंदर फूड को तोड़ा। तो ये जो डाइजेशन होगी, इस डाइजेशन का नाम होगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि एंजाइम सेल से बाहर आ गए और गट की कैविटी में आके, स्टमक की कैविटी में आके, इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी में आके, इस तरीके से ओरल कैविटी में आके एंजाइम ने डाइजेशन की हमारे फूड की। दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है, जो कि हमने डिटेल से पढ़ा था कि भाई हमारे चैप्टर 4 में पढ़ा कि लाइसोसोम्स होंगे, वो लाइसोसोम्स फूड वैक्यूल के साथ कंबाइन करेंगे। वो प्राइम लाइसोसोम जब फूड वैक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, अपने एंजाइम उसके अंदर डाल देगा, और फूड वैक्यूल जो है ना वो फिर बन जाएगा हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम या फिर डाइजेस्टिव वैक्यूल। अब ये जो सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है, जो कि लाइसोसोमल एंजाइम्स की वजह से हो रही है, इसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, इन लोगों के पास तो होनी इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, क्योंकि सेल ही एक है, तो सेल से बाहर तो एंजाइम्स नहीं निकालेंगे। तो ये क्या करेंगे, जिस तरह अमीबा के हमने डाइजेशन में पढ़ा अभी कि वो अपने अंदर फूड वैक्यूल लेके आएगा और फिर ढेर सारे लाइसोसोम्स को फ्यूज करवाएगा और फिर लाइसोसोमल एंजाइम जो है ना वो फूड वैक्यूल में डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। ये जो डाइजेशन हो रही है दिस इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होगा, डाइजेशन विद इन द सेल, सेल के अंदर ही डाइजेशन होगी, किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स, जो कि लाइसोसोम्स आके फ्यूज करेंगे फूड वैक्यूल्स के साथ और डाइजेशन कराएंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होगा, एंजाइम्स आर सिक्रेटेड आउट द सेल्स, सेल से बाहर निकल आएंगे एंजाइम्स, कहां पे, इनटू द गट ल्यूमेन, हमारे ल्यूमेन के अंदर जहां पे डाइजेस्टिव कैविटी है उसके अंदर, और फिर उसमें आके एंजाइम्स काम करेंगे। तो ये दो तरह की डाइजेशन है, एक है इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये क्या नाम है, डाइजेशन। तो हमने ये डाइजेशन 3 जगह पे देखनी है कि कहां कहां डाइजेशन हो रही है, ओरल कैविटी में डाइजेशन कैसे हो रही है, स्टमक में डाइजेशन कैसे हो रही है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे हो रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या करना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज्यादातर एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती है। हमने क्या करना है एब्जॉर्प्शन में, कि एब्जॉर्प्शन में इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड डाइजेस्ट हुई पड़ी है ना, उसको डिफ्यूज करा के इंटेस्टाइन की दीवार से ब्लड कैपिलरी में, ब्लड में डालना है, ताकि ब्लड में जज़ब हो जाए और ब्लड का हिस्सा बन जाए। तो अगर जब वो डिफ्यूज करके इंटेस्टाइन की दीवार से ब्लड का हिस्सा बन जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि क्या हो गई है, एब्जॉर्प्शन। तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इज द डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो हजम कर लिया आपने, खाने को सिंपलेस्ट प्रोसेस में कन्वर्ट कर लिया है, छोटा छोटा कर लिया है, ये जब क्या करेगा, डिफ्यूज कर जाएगा, कहां पे, इंटेस्टाइन से निकल के कहां पे चला जाएगा, इनटू ब्लड, खून में चला जाएगा। जब ब्लड का हिस्सा बन गया, दीवारों में से निकल के इंटेस्टाइन के खून में जज़ब हो गया, तो उसको बोलेंगे हम कि क्या हो गई है, डाइजेशन हो गई, ओ सॉरी एब्जॉर्प्शन हो गई। क्या हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गई। किसका हिस्सा बन गया,
ब्लड का या लिम्फ का। अब ये लिम्फ क्या है? लिम्फ भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि हम फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। ये वो अभी फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लें कि ब्लड की तरह का एक और सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी में रन कर रहा है, जिसके बारे में अभी तक आप बेखबर हैं, वो है लिम्फ। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड एंड लिम्फ, अगर पहुंच गया खाना, हमारा जो हजम हुआ हुआ खाना है वो ब्लड तक पहुंच गया है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन हो गई। ठीक है, अब वो जो ब्लड में पहुंचे अमाइनो एसिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स के फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, अब इनको बॉडी में इस्तेमाल करना है। या तो उनको तोड़ के एनर्जी हासिल बना लो, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ो, 4 किलो कैलोरीज एनर्जी निकलती है 1 ग्राम से, एनर्जी बना लो। या फिर उन कार्बोहाइड्रेट्स को जिस्म का हिस्सा बना लो, प्रोटीन्स को, अमाइनो एसिड को, प्रोटीन्स को तोड़ो और उससे अमाइनो एसिड से एनर्जी निकाल लो, या फिर अमाइनो एसिड को जोड़ो और उससे प्रोटीन बना लो। तो ये जो बॉडी को लग रहा है, ये बॉडी को मिल रहा है, ये जो खाना हमने खाया था, इसको बोलेंगे एसिमिलेशन। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स थे, उनको हमने जोड़ा, प्रोटीन बना ली, कौन सी? हीमोग्लोबिन बना ली। हमने उस अमाइनो एसिड को जोड़ा, उससे हमने एंजाइम्स बना लिए। ठीक है, हमने उसमें प्रोटीन्स को जोड़ा, अमाइनो एसिड को जोड़ा, उससे मसल्स की प्रोटीन्स बना ली, नाखूनों की, बालों की प्रोटीन्स बना ली। ठीक है, ये क्या है कि बॉडी को वो खाना लग गया, वो खाना बॉडी में इस्तेमाल हो गया, यूटिलाइज हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो व्हाट इज एसिमिलेशन? कन्वर्जन, कन्वर्ट कर दिया, और इनकॉर्पोरेशन, लगा दिया, धसा दिया, लगा दिया, फिट कर दिया, किसमें? ऑफ एब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड, जो सादा खाना आपने एब्जॉर्ब किया था, इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, बॉडी के कॉम्प्लेक्स पेचीदा मादों में, कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी, जो कि बॉडी को बना रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी को जो चीजें बना रही हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो बॉडी को बना रही हैं, यानी सेल्स हैं, सेल्स में सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनती है? लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर मेड, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसका मतलब लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है ना। तो आपने जो अमीनो एसिड्स खाए हैं, उनसे अगर आपने सेल मेम्ब्रेन बना ली, तो क्या हो गई? एसिमिलेशन। आप क्या करो, जो खाना सादा आपने एब्जॉर्ब किया है, उनसे अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बुक बना के उसको बॉडी का हिस्सा बना लो। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर लो इन सादा सब्सटेंसेस को, और धसा लो, लगा लो, किस में? बॉडी का हिस्सा बनाने के लिए। तो जब आप बॉडी का हिस्सा बना लेंगे, जिस्म का हिस्सा बना लेंगे किसी भी फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। ठीक है, तो खाना खाना, इंजेशन, उसको बड़े से छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, डाइजेशन, उसको डिफ्यूज करा के इंटेस्टाइन की दीवारों से ब्लड में एब्जॉर्ब करा देना, एब्जॉर्प्शन, और फिर जो ब्लड में आ गया खाना, उसको जिस्म का हिस्सा बनाना, एसिमिलेशन। कन्वर्जन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी, जो बॉडी को बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट बना रहे हैं। ठीक है, और अब जब बॉडी का हिस्सा भी बना लिया, डाइजेस्ट भी कर लिया, एब्जॉर्ब भी कर लिया, सब कुछ, अब काम हो गया पूरा, लेकिन ऐसा भी तो खाना मौजूद है ना जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाल दो। द रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डेफिकेशन। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर आप निकाल रहे हैं, इसको कहते हैं डेफिकेशन। इसका दूसरा नाम है ईजेशन। जिस तरह इनजेशन से अंदर लेके गए थे, तो ई का मतलब हो गया एग्जिट, और ईजेशन का मतलब हो गया कि उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया। एलिमिनेशन, रिमूवल, निकाल दिया, क्या कर दिया? अनडाइजेस्टेड, किसको? अनडाइजेस्टेड फूड को। कहां से निकाल दिया? फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से निकाल दिया। ठीक है, तो ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के। ये जो आपने 5 स्टेप्स पढ़े हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिजेशन, ये जो 5 स्टेप्स है ना, ये जोन सी न्यूट्रिशन की टाइप है, इस न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल, बहुत तरह की न्यूट्रिशन हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक है, ये तो हमने पढ़ा। हेटरोट्रॉफिक में आगे बहुत सारे टाइप्स हैं, एब्जॉर्प्टिव है, इंजेस्टिव है, ब्ला ब्ला। इसमें जो ये वाली न्यूट्रिशन है ना, जो कि मोस्टली एनिमल्स करते हैं और हम भी करते हैं, ये वाली न्यूट्रिशन, जिसमें हम खाना खाएंगे, इंजेशन, फिर हम खाने को डाइजेस्ट करेंगे, छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, फिर उसको जज़ब करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उसको बॉडी का हिस्सा बनाएंगे, एसिमिलेशन, फिर उसको अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ये जो 5 स्टेप्स वाली न्यूट्रिशन है ना, इस न्यूट्रिशन का नाम है, स्पेसिफिक नाम है। वो नाम क्या है? नाम याद कर लें, उसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अक्सर पेपर में आ जाता है, राइट डाउन द 5 स्टेप्स ऑफ अ होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, कि 5 के नाम लिख दें, किसी एक को एक्सप्लेन कर दें। या कभी आ जाता है कि डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड ब्रीफली डिस्क्राइब डाइजेशन, या ब्रीफली डिस्क्राइब एसिमिलेशन। अब उस टाइम बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। फेजेस तो आती होती सबको, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, किसको नहीं आता? आता होता है, लेकिन ये ही नहीं पता होता कि इसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो बस ये याद कर लें कि ये जो डाइजेशन हमने, ये जो हमने न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़े हैं, जो स्टेप्स पढ़े हैं, ये 5 स्टेप जिस न्यूट्रिशन में होते हैं ना, उस न्यूट्रिशन का नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है और गट क्या है। देखें, जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो पाथवे जहां जहां से हमारा फूड करने वाला जो हमने खाया था वो गुजरेगा, वो पूरा रास्ता, वो पूरी कैनाल जहां जहां से हमारा फूड गुजरेगा, वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल।
तो उसमें देखें कौन कौन से पार्ट्स आएंगे। सबसे पहले आएगी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या है? ये जो आपके लिप्स हैं, लिप्स के दरमियान जो गैप है, जो स्पेस है, ये ओपनिंग ऑफ द लिप्स, दिस गैप इज कॉल्ड माउथ। ये है माउथ। इसके पीछे जो पूरी खाली जगह पड़ी है, पीछे जो पूरी खाली जगह पड़ी है, दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह। अक्सर हम इसी को ही मुंह कह देते हैं, इसी को ही माउथ कह देते हैं, पूरे उसको भी मुंह ही कह देते हैं, माउथ कह देते हैं। ऐसा नहीं है। जो ये सिर्फ लिप्स के दरमियान ओपनिंग है, ये वाली, दिस इज माउथ, और उसके पीछे जो सारी कैविटी पड़ी है, दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी। तो उससे पहले कहां जाएगा? ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी के बाद एक मस्कुलर नाली आएगी जिसका नाम है, छोटी सी, जिसका नाम है फेरिंग्स। क्या नाम है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद एक और नाली आएगी लंबी सारी, जिसका नाम है फूड पाइप, जो असल में खाने की नाली है, जिसमें से खाना गुजर के नीचे मैदे के पास जाना है। उस नाली का नाम है ईसोफेगस। ईसोफेगस स्पेलिंग में ESO भी लिख सकते हैं, OESO भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में OE लिखा होगा मेरा जहां तक ख्याल है। तो इसको ओइसोफेगस नहीं पढ़ना, ओसोफेगस नहीं पढ़ना, ओइसोफेगस नहीं पढ़ना, यह है ईसोफेगस। ठीक है। तो पहले ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से खाना जाएगा फेरिंक्स में, फेरिंक्स जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस से कहां? मैदे में। मैदा क्या है? स्टमक। स्टमक से छोटी आंत में, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से बॉडी से बाहर चला जाएगा अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। ठीक है। अब ये देखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट। 3 पार्ट्स कौन से हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलियम। मेरे साथ साथ, ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलियम। इसको इलियम नहीं पढ़ना, इसको जेजूनम नहीं पढ़ना, इसको डाउडेनम नहीं पढ़ना, जो मैं पढ़ रहा हूं वही पढ़ना है, ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलियम। ठीक हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स। कौन कौन से? सीकम, कोलोन, रेक्टम। ये तीनों पार्ट्स आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इनके नाम सीकम, कोलोन, रेक्टम। आगे फिर आएगा डिटेल से जब लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगा, किसकी कितनी लेंथ है, कौन सा कब आएगा। वैसे सीक्वेंस वाइज ही लिखे हैं मैंने, ये भी सीक्वेंस वाइज ही लिखे हैं, लेकिन कौन सा कितने लेंथ का है, कौन सा पार्ट का क्या काम है, ड्यूडेनम का क्या काम है, आइलियम का क्या काम है, रेक्टम का क्या काम है, हर किसी का फंक्शन हम उसके रिस्पेक्टिव टॉपिक के जो डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ नाम ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलियम, सीकम, कोलोन और रेक्टम। 3 पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के, 3 पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के। नेक्स्ट बात, कोलोन के भी 3 पार्ट्स, स्मॉल के 3, लार्ज के 3, कोलोन के भी 3। पहले कोलोन ना ऐसे ऊपर जाएगी, जब कोलोन ऐसे ऊपर जाएगी इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। जब कोलोन ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन, और फिर कोलोन ऐसे नीचे आएगी इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन। यानी कोलोन ऐसे पड़ी हुई है, तो कोलोन में पहले फूड जो है ना, डाइजेस्टेड फूड है, वैसे ऊपर जा रही होगी, इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलोन, क्योंकि असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना। फिर फूड नीचे आ रही होगी, उसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन, और फिर फूड वैसे ट्रांसवर्स मूव कर रही होगी, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। जब कोई चीज वर्टिकली पड़ी होती है ना, लॉन्गिट्यूडनली पड़ी होती है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। जब कोई लेंथ वाइज पड़ी होती है चीज, वर्टिकली पड़ी होती है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। जब कोई चीज ऐसे हॉरिजॉन्टली पड़ी होती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। तो दिस इज असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। कोलोन के 3 पार्ट्स हैं, बाकी सीकम और रेक्टम का कोई खास पार्ट नहीं है। तो कोलोन के पार्ट्स कौन से हो गए? असेंडिंग, डिसेंडिंग, ऐसे भी याद रख सकते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, लेकिन सीक्वेंस में याद रखें असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। ये 3 पार्ट्स हैं कोलोन के। ठीक है, सही। ये जो पूरा पाथवे है, रास्ता है जिसमें से फूड गुजरा है, ओरल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस स्टमक, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा रास्ता है, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ये दूसरा नाम है गट, GUT, गट, गुट ना कह देना इसको, दिस इज गट, GUT, गट। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल और गट। लेकिन ये क्या ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है? नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और गट के अलावा कुछ और चीजें भी हैं। क्या हैं वो? हैं कुछ और ऑर्गन्स हैं जो कि हेल्प करेंगे डाइजेशन में, जो कि जिनमें से फूड तो नहीं गुजर रहा, जिनमें से नवाला तो नहीं गुजर रहा, लेकिन वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो उनको बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, उनको बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स या एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी का मतलब होता है हेल्प करने वाला, एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स वो कौन कौन है? लिवर, जो को जिगर है, पेनक्रियास, जो कि लबलब है, और स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो कि मुंह में मौजूद हैं और स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं, थूक प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, लिवर का क्या किरदार है डाइजेशन में, वो भी आगे आएगा। पेनक्रियास का क्या किरदार है डाइजेशन में, वो भी आगे आएगा। ऑब्वियसली ये कोई ना कोई जूस प्रोड्यूस करेंगे, एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे डाइजेशन के लिए। और स्लाइवरी ग्लैंड्स का क्या किरदार है, वो अभी हम पढ़ने लगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लिवर का, पेनक्रियास का और स्लाइवरी ग्लैंड्स में से, अब देखो लिवर में से, लिवर तो स्टमक, फूड आई ओरल कैविटी से फेरिंग, फेरिंग से इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर में तो नहीं ना गई फूड, पेनक्रियास में तो नहीं ना गई। तो लिवर और पेनक्रियास एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन लिवर और पेनक्रियास डाइजेशन में तो हेल्प कर रहे हैं ना, तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में है लेकिन एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। तो कैनाल सिर्फ वो रास्ता है जिसमें से खाना गुजर रहा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एक्सेसरी ग्लैंड्स भी साथ शामिल हैं, जो कि लिवर, पेनक्रियास और
सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ये 3 ग्लैंड्स हैं, लिवर, पेनक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड, तीनों ग्लैंड्स हैं, ठीक है। इनको कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का रास्ता क्या है? ओरल कैविटी से फेरिंक्स, फेरिंक्स से इसोफेगस, से स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और एक्सेसरी ग्लैंड्स है 3, लिवर, पेनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम देखने लगे हैं डाइजेशन इन ओरल कैविटी के मुंह में किस तरह डाइजेशन होती है, और डाइजेशन जो ओरल कैविटी में होती है तो ओरल कैविटी का क्या क्या किरदार है, सिर्फ खाने को डाइजेस्ट करना ही काम है ओरल कैविटी का या और भी कोई काम है? तो ओरल कैविटी के 4 मेन इंपॉर्टेंट काम है। नंबर 1 दैट इज फूड सिलेक्शन, खाने को सिलेक्ट करना है कि खाना खाना भी है ये नवाला के नहीं खाना। मतलब क्या है कि जैसे ही हम खाना खाने लगते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम नवाला हाथ में पकड़ते हैं और उसको मुंह में लेके जाते हैं। जैसे मुंह में रखते हैं तो अगर मुंह में कोई आगे की हड्डी आ गई है खाने वाले में तो हम फौरन या तो उस हड्डी को निकाल देते हैं या फिर पूरे का पूरा नवाला बाहर फेंक देते हैं। अगर हम खाना खा रहे थे और मछली खा रहे थे और उसमें कोई कांटा आ गया तो फौरन हम कांटा जो है ना वो मुंह से निकाल देते हैं या फिर कांटे पूरे नवाले को बाहर फेंक देते हैं। इसी तरीके से अगर खाना खा रहे थे और उसमें कोई कंकर आ गया, कोई जर्रा आ गया, कोई रेत का दाना आ गया या कोई पत्थर आ गया छोटा, अक्सर दालों में चावलों में जो अच्छी तरीके से चुनी नहीं होती हैं, इस तरह बाजार की मिलती है खराब, उसमें इस तरह की चीजें होती हैं क्योंकि ये फसलों से आई और फिर पैक हुई और फिर बोरियों में कोई ना कोई गंद बला रह जाता है। तो अगर वो रहता है वो खाने में आ जाता है तो हमारी दांतों में जब आएगा तो बॉडी कहेगी यार ये क्या है, इसको बाहर निकालो, ठीक है। तो जैसे ही आप खाने वाला मुंह में रखोगे इट इज टेस्टेड एंड फेल्ट, उसको चखा जाएगा और महसूस किया जाएगा। जो टंग है वो सेंसरी ऑर्गन है। टंग के ऊपर अगर आप फिंगर से या कोई भी पेन से किसी भी चीज से, पेन से तो नहीं करोगे, या किसी भी चीज से अगर आप इसको रब करो तो आपको फील होगा कि यार टंग के ऊपर कुछ है। और जब खाना आप खाते हो तो खाने का टेस्ट भी आपको फील होता है कि ये मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, मिर्चों वाला है, कैसा है। तो खाने का टेस्ट भी महसूस होता है और खाने को आप फील भी कर सकते हो। टेस्टेड एंड फेल्ट, महसूस भी कर सकते हैं और चख भी सकते हैं। तो अगर आपने खाना खाया और आपको लगा कि यार ये बासी है, ये लग रहा है इसमें से स्मेल आ रही है और ये जो है ना इसका टेस्ट नहीं सही है, कड़वा है या कुछ और मसला है, तो आप फौरन बाइट को क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर, फिर खा लोगे मरे से। आपने खाया, उसमें कांटा आया, हड्डी आई, आपने कहा कोई बात नहीं, हम लकड़ हदम पत्थर हदम लोग हैं, हम खा लेते हैं हड्डी भी। या आपने खाना खाया वो बड़ा खट्टा था या पॉइजनस था, आपको लगा कड़वा है, आपने कहा कोई बात नहीं मैं खा लेता हूँ, ठीक है, आप खा गए। ऐसा तो नहीं होगा ना। जैसे खाना खाया, नवाले में रखा मुंह में, उसका टेस्ट सही नहीं लगा या उसमें कोई चीज लगी तो फौरन बाइट को क्या करोगे? फौरन बाइट को रिजेक्ट कर दो, सही। और ओरल कैविटी के साथ साथ जो है ना वो विजन और स्मेल भी आपकी हेल्प कर रही है फूड सिलेक्शन में। नाक आपको बता रहा है खाने में से कोई स्मेल तो नहीं आ रही, किसी किस्म की कोई खराब खाने का तो नहीं स्मेल आ रही। मामा क्या करती हैं, फ्रिज में से डोंगा निकालती हैं, पुराना खाना पड़ा होता है, कहती हैं हाँ सही है ये गर्म कर लो, ये खराब हो गया ऐसे फेंक दो। ऐसे ही है ना, स्मेल से देख के बताती हैं कि कहीं डिकम्पोजिशन तो नहीं स्टार्ट हो गई, खाने में बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं स्टार्ट हो गई। आपकी मदर्स भी डेफिनेटली करती होंगी ऐसे, ठीक है। तो खाना को आपने सूंघना भी है, वो साथ साथ ऑटोमेटिकली सूंघ रहा होगा नाक, आपको पता भी नहीं चलेगा। और खाने को देखना भी है, खाने को देख के खाना है। खाने में देखने में भी अगर कोई बाल नजर आ गया उसके अंदर पड़ा हुआ या कोई और चीज गिरी हुई नजर आ गई, कोई कंकर या कांटा नजर आ गया, तो आप फौरन उसको निकाल के फिर खाएंगे। इसलिए खाने को देख के खाना। ये नहीं कि आप ड्रामा देख रहे हैं और ड्रामे की तरफ नजर है और नवाला जार नाक में रहा, खाना मुंह की जगह, ठीक है। तो विजन और स्मेल जो है वो भी आपकी हेल्प करेगी खाना खाने में। तो आप जैसे ही ओरल कैविटी में खाने को रखेंगे तो 2 काम होंगे। इट इज टेस्टेड, व्हेन फूड एंटर्स द ओरल कैविटी इट इज टेस्टेड एंड फेल्ट, खाने को चखा जाएगा और महसूस किया जाएगा। अगर हमें लगा कि टेस्ट पुराना है, बासी है, हम खाने को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर हमें टंग को, टीथ को, ये हार्ड ऑब्जेक्ट कहां लगेगा यार, दांतों के साथ टकराएगा, कचर कचर की आवाज आएगी, कट कट की आवाज आएगी, या फिर जुबान को फील होगा। अगर जुबान को या दांतों को हार्ड ऑब्जेक्ट या कोई डर्ट फील होती है तो आप क्या करेंगे? द बाइट इज रिजेक्टेड, उस खाने को जो है ना वो आप निकाल देंगे, उस नवाले को जाया कर देंगे या उसमें से वो चीज निकाल के फेंक देंगे। स्मेल एंड विजन ऑल्सो हेल्प्स। आपकी जो बिनाई है और जो आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो आपको हेल्प करेगी खाना खाने में, फूड को सिलेक्ट करने में, ठीक है। तो दिस इज फूड सिलेक्शन, सही हो गया। तो फूड सिलेक्शन पहला काम है ओरल कैविटी का। स्मेल ऑब्वियसली हेल्प करती है। जो आप घर गए हैं एकेडमी से और आप मामा जो है वो किचन में बिरयानी पका रही हैं और आपको बड़ी अच्छी खासी स्मेल आ रही है, तो पहले ही आपकी फूड सिलेक्शन रेडी हो गई है कि भाई आज मैंने बहुत खाना खाना है ना। तो फूड सिलेक्शन पहले ही स्मेल से पता चल रहा है कि यार बिरयानी है, बड़ी टेस्टी होनी है, मम्मा बनाती हैं और मैं जो है ना आज खाने लगी हूँ, है ना। तो ये बात होगी कि भाई टंग और टीथ हार्ड ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, स्मेल और विजन जो है उसको हेल्प करेगी, पूरी होगी फूड सिलेक्शन। अब जैसे ही फूड आपने सेलेक्ट कर ली, मुंह में रखी, अब आपने क्या करना है? चबाना शुरू कर देना। दिस चबाना इज कॉल्ड च्यूइंग। च्यूइंग, CHEWING, ठीक है। यहां पे इसका दूसरा नाम है मैस्टिकेशन, चबाना, या फिर इसका तीसरा नाम है ग्राइंडिंग। अब आप कर क्या रहे हैं? जो खाना आपने रखा था उसको अपने दांतों के दरमियान रख के पीस रहे हैं,
दांतों के दरमियान जोर लगा के पीस रहे हैं, उस पीसने से खास तौर पे कौन सी दांतों से पीस रहे हैं, यहां से दांतों से पीस रहे हैं, नहीं, दाढ़ों से पीस रहे हैं, मोलर्स और प्री मोलर्स, दाढ़ों को कहते हैं मोलर्स एंड प्री मोलर्स, इनसे पीस रहे हैं। दाढ़ों की सरफेस बड़ी बड़ी होती है, उसके दरमियान रख के आप खाने को अच्छी तरीके से क्रश कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, लार्जर फूड के पीसेस को स्मॉलर फूड के पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आप लार्जर फूड पीसेस को स्मॉलर फूड पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग या फिर चूइंग। ठीक है, ये मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग आप बड़ी फोर्स लगा रहे होते हैं खाने के ऊपर, कभी आप खाना खाते खाते जुबान आई है दांतों के दरमियान, या कभी गाल चीक आई है दांतों के दरमियान, तो पता चलता है ना, कट जाती है, कितना ज्यादा दर्द होती है, क्योंकि आप अच्छी खासी फोर्स लगा रहे हैं दांतों से खाने को चबाने के लिए, ताकि आप चाह रहे हैं कि लार्जर फूड पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को मैं स्मॉलर फूड कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लूं। ठीक है, क्यों कर लूं, दो फायदे हैं उसके, लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट करने के दो फायदे हैं कि जो ओरल कैविटी है उसमें उतना बड़ा नवाला रख लिया, शादी पे गए तो खाई गए कि बस आज ही रोटी खुली है, इसके बाद जिंदगी में कभी खाना मिलना नहीं है, बड़े बड़े नवाले निकलना शुरू कर दिए चबाए बगैर, है ना, हम तो चबाते नहीं है, अच्छे तरीके से खाने को चबाना चाहिए निकलने से पहले। क्यों, इसलिए क्योंकि जब खाना नवाला खाया है तो आगे जो इसोफेगस है वो तो तंग नाली है ना, अगर आप इतना बड़ा नवाला निकल लोगे, स्वेलो कर लोगे, तो वो तो फंस जाएगा इसोफेगस में। तो इसोफेगस चाहती है कि मेरे अंदर छोटे छोटे पीसेस भेजो, खाने को छोटा करके भेजो वाले को, तो इसोफेगस चाहती है कि स्मॉलर पीसेस को अपने अंदर से अलाउ करती है पास करने के लिए, इसलिए हमने खाने को मैस्टिकेट किया, हमने ग्राइंड किया खाने को। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि हम ये चाहते थे कि वो जो बड़ा मॉलिक्यूल है ना खाने का, उससे छोटे छोटे पीस बन जाए। क्यों, ताकि एंजाइम का अटैक करना आसान हो जाए। वो कैसे, वो ऐसे, ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक खाने का बोलस था जिसको हमने खाया नवाला था। अब इसमें यहाँ पे सर्फेसिस के ऊपर तो एंजाइम अटैक कर रहा है, लेकिन जो सेंटर से खाना सारा खाना है ना, वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ऊपर से खाना डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन अंदर का खाना अनडाइजेस्टेड रह रहा है। अगर मैं इसको तोड़ दूं छोटे छोटे पीसेस में, और मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के यहाँ से ऐसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दूं, अब देखो, अब एंजाइम सारी तरफ से अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है ना अटैक एंजाइम सारी तरफ से। अब एंजाइम सारी तरफ से अटैक कर सकता है, तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि एक बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाने से ये हुआ कि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, एंजाइम्स के अटैक करने के लिए आसानी हो गई, और एंजाइम्स आसानी से फूड को जो है वो डाइजेस्ट कर देंगे। ऑब्वियस ही बात है, खाने में एक तो डाइजेस्ट होना है, ये वाली डाइजेशन जो मुंह से कर रहे हैं, ये भी डाइजेशन है। दिस इज मैकेनिकल डाइजेशन। ये कौन सी डाइजेशन है, मैकेनिकल, फोर्सफुली हमने खाने को डाइजेस्ट किया करके। ठीक है, दिस इज मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरी होगी केमिकल डाइजेशन, जो कि केमिकल्स के जरिए करेंगे। वो कौन करेगा, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, लिपिड डाइजेस्टिंग, वो कौन करेगा, एंजाइम। तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, दूसरा नंबर पे खाने का, इसका ओरल कैविटी का फंक्शन क्या करना है आपने, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, खाने को ग्राइंड करना है, बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ, दांतों ने करना है। कौन से दांतों ने, खासकर दाढ़ों ने, मोलर्स और प्री मोलर्स ने। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चूइंग या फिर मैस्टिकेशन या ग्राइंडिंग। इसमें होगा क्या, लार्जर फूड पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में। इसका फायदा क्या होगा, दो फायदे होंगे। एक, खाना आसानी से पास हो जाएगा इसोफेगस में से, इट बिकम्स इजियर टू पास फ्रॉम द इसोफेगस। और नंबर टू, एंजाइम्स विल हैव मोर सरफेस एरिया विद स्मॉल पीसेस टू अटैक। छोटे पीसेस अगर बन जाते हैं तो एंजाइम्स के पास ज्यादा सरफेस एरिया होगा अटैक करने के लिए। मैंने करके दिखाया, देखो एक बड़ा पीस है ना, उसके ऊपर सरफेस पे एंजाइम अटैक कर रहा है, अंदर तो ना एंजाइम अटैक कर सकते, पहले ये डाइजेस्ट होगा, फिर अंदर वाला डाइजेस्ट होना शुरू होगा, फिर वो डाइजेस्ट होगा, फिर उसके अंदर वाला डाइजेस्ट होगा। अगर मैं इसको छोटे छोटे पीस कर दूं और एंजाइम को कहूं चलो अटैक करो, तो एंजाइम सारी तरफ से अटैक करना शुरू कर देंगे उसके ऊपर, और जो डाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, आसान, केमिकल डाइजेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग, कि आपने जैसे ही खाने को मुंह में रखा, उसके बाद आपने खाने को चबाना शुरू कर दिया, चूइंग करना शुरू कर दी, मैस्टिकेशन करना शुरू कर दी, ग्राइंडिंग करना शुरू कर दी दांतों से, लार्जर फूड पार्टिकल स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। क्यों किया, ताकि आसानी से पास हो जाए इसोफेगस में से, और एंजाइम्स के पास ज्यादा सरफेस एरिया हो अटैक करने के लिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, तीसरा फंक्शन जो ओरल कैविटी का है, दैट इज लुब्रिकेशन। लुब्रिकेट करने का मतलब होता है किसी काम को, किसी चीज को नरम कर देना, किसी को सॉफ्ट कर देना, उसके दरमियान फ्रिक्शन को कम कर देना। मतलब अगर एक मशीन है जो कि कपड़ों की मशीन है फॉर एग्जांपल, तो अगर उसमें ऑयल डालते हैं तो क्या होता है कि उसके पार्ट्स के दरमियान की फ्रिक्शन कम हो जाती है, और मशीन बड़े अच्छी तरीके से काम करती है, और उसकी आवाज़ भी कम आती है, शोर भी कम होता है, नॉइज भी कम हो जाती है, और मशीन ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती है। अब एक मुंह में नवाला है, अब उस नवाले को आपने स्वेलो करना है, इसोफेगस में से गुजर के जाना, आगे जाना है। अगर वो सॉफ्ट नहीं होगा, वो गीला नहीं होगा, वो ड्राई होगा, तो वो तो रगड़ता हुआ जाएगा इसोफेगस के अंदर से, वो तो पाइप के अंदर के सेल्स को डैमेज करता जाएगा, इसोफेगस के सेल्स को। ठीक है, और वो जब तक सॉफ्ट नहीं होगा, सॉफ्ट चीज को डाइजेस्ट करना, तोड़ना, छोटे पार्टिकल्स में हजम करना आसान है, गीली चीज को, और अगर वो चीज ड्राई है उसको तो तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो तीसरा फंक्शन है ओरल कैविटी का, वो है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन कौन करेगा, लुब्रिकेशन करेगा सलाइवा, जो कि मुंह में आ रहा है, दैट इज थूक, दैट इज सलाइवा। सलाइवा कौन प्रोड्यूस करेगा, सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स।
कितने स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं? 3 पेयर्स हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के, यानी 6 हैं टोटल। 3 पेयर्स, एक पेयर जुबान के नीचे पड़ा हुआ है अंडर द टंग, एक पेयर दूसरा वाला बिहाइंड द जॉज पड़ा हुआ है यहां पे, और तीसरा पेयर स्लाइवरी ग्लैंड्स का इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स पड़ा हुआ है यहां पे। ठीक है, ये 3 पेयर्स हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के, इनका अपना अपना नाम है। जो इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स है इनका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, जो बिहाइंड द जॉज है इनका नाम है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और जो जुबान के नीचे उनका नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड। लोकेशन याद रखेंगे और नंबर याद रखें, कितने हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स? 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। कहां कहां पे हैं? एक पेयर अंडर द टंग, एक पेयर बिहाइंड द जॉज, एक पेयर इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स। ठीक है, ये 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। ये एक वाटरी सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे जिसके अंदर पानी होगा और म्यूकस होगा। इस वाटरी सिक्रीशन को कहते हैं स्लाइवा। स्लाइवा, ये स्लाइवा क्या करेगा? ये खाने को नरम कर देगा, खाने को सॉफ्ट कर देगा, लुब्रिकेट कर देगा। क्यों? ताकि खाना इजीली आप इसको स्वेलो कर सकें और ये इसोफेगस को या किसी सेल्स को या पाइप को डैमेज ना करे। ठीक है, मॉइस्ट कर देगा फूड को। अब स्लाइवा ने जो ये खाने को लुब्रिकेट किया, मॉइस्ट किया, तो खाली स्लाइवा का यही काम था? नहीं, स्लाइवा का एक और काम है, दूसरा काम, जो कि लास्ट काम है ओरल कैविटी का, फोर्थ काम, दैट इज केमिकल डाइजेशन। अब जो स्लाइवा है ना, उसके अंदर एक एंजाइम भी मौजूद है। उस एंजाइम का नाम है स्लाइवरी एमाइलेज। क्या नाम है? स्लाइवरी एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज आपको पता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। बार बार पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एंजाइम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। एमाइलेज क्या है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। चूंकि स्लाइवा में है इसलिए कह दिया स्लाइवरी एमाइलेज। किसके अंदर मौजूद है? स्लाइवा के अंदर मौजूद है। ये क्या करेगा? ये एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे डाइजेस्ट करेगा। कौन सी कार्बोहाइड्रेट पे? स्टार्च पे एक्ट करेगा। जो फूड में स्टार्च कंपोनेंट है, स्टार्च पे एक्ट करेगा और स्टार्च को तोड़ देगा माल्टोज में। जो स्टार्च है ये पॉलीसेकेराइड है, बहुत बड़ी कार्बोहाइड्रेट है। माल्टोज छोटी है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, यानी 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी हुई है, इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है, तो माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। अब जो बात नहीं है ना, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पहले डाइजेशन ओरल कैविटी में डिस्कस नहीं की थी, दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्लाइवा। ये जो स्लाइवा के बारे में बात कर रहे हैं कि जी स्लाइवा ये, स्लाइवा वो। स्लाइवा क्या है? स्लाइवा थूक है जो मुंह में आ रहा है, वाटरी सिक्रीशन है जो कि बड़ा फायदेमंद है, बड़े काम का है, क्योंकि वो लुब्रिकेशन कर रहा है, फूड की सॉफ्टनिंग कर रहा है, फूड के ऊपर एंजाइमेटिक अटैक करवा रहा है ताकि फूड की डाइजेशन हो सके, सारा काम है। अब हमने कॉम्पोजिशन पढ़नी है कि स्लाइवा के अंदर क्या है। पहली बात तो स्लाइवा में पानी है, वाटर। दूसरा क्या है? म्यूकस। म्यूकस, म्यूकस क्या है? म्यूकस में भी 90% वाटर ही होता है, लेकिन म्यूकस के अंदर ना कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, दैट इज म्यूसिन्स, जिनको कहते हैं म्यूसिन्स। आपको याद रखी जाए, रख जाए, ना याद रखी जाए कोई बात नहीं। असल में दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जिनका नाम है म्यूसिन्स। ये म्यूसिन्स क्या करती हैं? ये म्यूकस को स्लिपरी बनाती हैं और स्टिकी बनाती हैं। जिस तरह हमारा जो थूक है, ये जो स्लाइवा है, वो बिल्कुल पानी की तरह का नहीं है, बल्कि थोड़ा सा स्टिकी है, चिपचिपा है। जिस तरह नोज का जो म्यूकस है वो और ज्यादा थोड़ा सा स्टिकी है और स्लिपरी है। तो जो ये म्यूसिन्स हैं ये म्यूकस में मौजूद हैं, जो कि क्या कर रही हैं? हमारे म्यूकस को स्लिपरी और स्लाइमी बना रही हैं और जो है ना इसको स्टिकी बना रही हैं, जिसकी वजह से फूड और आसानी से लुब्रिकेट होगी और मजीद उसकी ऑयलिंग होगी ताकि आसानी से फूड इसोफेगस में से और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से पास कर दे। इसकी वजह से स्लाइवा के अंदर पानी है और म्यूकस है। तो पहली कंपोजिशन क्या होगी? 3 कंपोजिशन के पार्ट्स हमने याद रखने हैं, 3 चीजें हमने याद रखनी है, वाटर एंड म्यूकस। वाटर एंड म्यूकस एक ही चीज होगी। नंबर 2 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। इसका क्या काम है बताता हूँ। और तीसरा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है एमाइलेज। अभी वहां चैप्टर नंबर 3 में डब्बे में पढ़ा हमने स्लाइवरी एमाइलेज, और वैसे भी हमने 9th क्लास में पढ़ा कि एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। चैप्टर नंबर 2 में थोड़ी सी बात हुई थी कि जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा एंजाइम, उसका नाम क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज, ठीक है। इसका दूसरा नाम है, एमाइलेज का दूसरा नाम है टाइलिन। टाइलिन, पी साइलेंट है। पर अंग्रेज भी जो है ना वो इंग्लिश में कभी ना कभी बस ऐसे फनी लैंग्वेज है, भाई एक नाम लिखो उसमें जो है ना वो साइलेंट कर दो। नॉलेज में के साइलेंट कर दो, नमूनिया में पी साइलेंट कर दो, इसी तरीके से टाइलिन में पी साइलेंट है पहला। ठीक है, तो 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? वाटर एंड म्यूकस है। नंबर 2 सोडियम बाइकार्बोनेट है, और कुछ और सॉल्ट्स भी हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम बाइकार्बोनेट, और कोई और कार्बोनेट्स और छोटे मोटे और सॉल्ट्स हैं। और तीसरा कार्बोहाइड्रेट एंजाइम है, दैट इज एमाइलेज, और उसका दूसरा नाम है टाइलिन। याद रखना है क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में टाइलिन आ जाता है या तो वो याद नहीं आता कि टाइलिन क्या था। ठीक है, तो वाटर एंड म्यूकस का काम तो हो गया ना, इसको स्लाइमी करना, स्लिपरी करना, सॉफ्ट करना, लुब्रिकेट करना। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या काम है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना वो वीक बेस है। हमेशा याद रखना है कि बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आइंस बेसिक होते हैं। ये वहां पे भी बात आई थी चैप्टर नंबर 13 में, जब मैंने आपको वो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाया था। बाइकार्बोनेट आइंस बेसिक है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? बेसिक है, बेसिक है, बेसिक है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? बेसिक। बाइकार्बोनेट आइंस हमेशा क्या होंगे?
बाय, बी से, बेसिक, याद रखना क्या है, बेसिक, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक है, वीक बेस है, इतनी को स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उस तरह की नहीं है, लेकिन वीक बेस है। और ये बेस सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करती है, जो एसिड्स हैं और जो बेसिक हैं, बेसिस हैं, ये क्या करती हैं, दीज आर एंटीसेप्टिक्स, ये हमारे मौजूद बैक्टीरिया को, जर्म्स को मार देती हैं। इस तरह सलाइवा में भी बहुत सारी चीजें एंटीसेप्टिक्स हैं जो कि हमारे ओरल कैविटी में मौजूद जर्म्स को मार रही हैं। इस तरह स्टमक में HCl है जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। इस तरीके से सलाइवा में और क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या एक्शन है, दो काम है। नंबर वन, इट इज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक हम ये हमने पढ़ा, जो कि लिविंग सर्फेसेस के ऊपर माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए चीज इस्तेमाल होती है, उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो असल में सोडियम बाइकार्बोनेट का एंटीसेप्टिक रोल है कि ये जर्म्स को हमारी ओरल कैविटी के अंदर किल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बेसिक है और एसिड और बेस दोनों ही एंटीसेप्टिक्स होते हैं मोस्टली। अच्छा, और दूसरा काम क्या, इट स्टेबलाइजेस द पीएच ऑफ द फूड। हमारी जो ओरल कैविटी की पीएच है ना, जो स्लाइवरी एमाइलेज की पीएच जिसमें उसने काम करना है, वो ऑलमोस्ट 6.80 टू 7 है, न्यूट्रल पीएच पे काम करना है उसने, स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक पीएच पे काम करना है। अब ये जो 6.80 टू 7.5 की रेंज है ना, जिसमें पीएच में स्लाइवरी एमाइलेज ने काम करना है, उस पीएच को मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है, सोडियम बाइकार्बोनेट की। क्यों? क्योंकि असल में हम अक्सर काफी चीजें जो खा रहे होते हैं मिर्चें वाली के जी, वो हैदराबादी बिरयानी बना लो और स्पाइसी, और शॉर्मा अंकल जरा स्पाइसी कर देना, वो जो स्पाइसी है, ये जो मिर्चें हैं, दे आर एसिडिक, ये जो मिर्चें और स्पाइसी सारी चीजें दे आर एसिडिक। तो वो एसिडिक खाना हम खाएंगे तो हमारा स्लाइवरी, हमारे स्लाइवा की तो पीएच हिल जाएगी सारी, वो हमारी स्लाइवा की पीएच हिल जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, तो स्लाइवरी एमाइलेज काम कैसे करेगा? तो स्लाइवा की पीएच को वापस न्यूट्रल पे लेके आने के लिए बेस है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। और ऐसी चीज जो कि रेजिस्ट करे चेंज इन द पीएच को, उसको बोलते हैं बफर। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, एनी सॉल्यूशन व्हिच कैन रेजिस्ट द चेंज इन पीएच इज कॉल्ड अ बफर सॉल्यूशन। तो ये जो असल में सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये ओरल कैविटी के अंदर क्या कर रही है, बफर के तौर पे एक्ट कर रही है कि हमारी जब फूड की पीएच कम हो तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर दे और फूड को दोबारा से 6 या 7, 6.8 से 7.5 की पीएच के दरमियान ले आए। तो इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट इज एक्टिंग एज अ बफर सॉल्यूशन inside the oral cavity to stabilize the pH of the food and to maintain the pH of the oral cavity so that the salivary amylase can work efficiently। ठीक है, तो ये काम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का। एक और बात है, वो भी आगे आएगी, इसी से रिलेटेड है, उसको हम बाद में देखते हैं। तो पहला हो गया वाटर एंड म्यूकस, मैंने आपको बताया क्या करेगा, फूड को स्लिपरी बनाएगा, मॉइस्ट करेगा, लुब्रिकेट करेगा, इजी टू एनगल्फ करेगा ताकि हम इजीली स्वेलो कर सकें इसको। ये तो काम हो गया म्यूकस का और वाटर का। दूसरा नंबर पे है जी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक है, ये क्या कर रही है, एंटीसेप्टिक है और स्टेबलाइज कर रही है पीएच को फूड के। ठीक है, मैंने जो डिटेल्स सुनाई है वो भी याद रखनी है, ये नहीं कि बस एट द एंड जो बुक लकीर के फकीर जो बुक में लिखा है स्टेबलाइज द पीएच, भाई इतना ही याद है मैं सर, बाकी आपने जो लेक्चर में आपने कहा था वो मैं कुछ नहीं याद। अच्छा, तीसरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को, जो कि हमारी पॉलीसेकेराइड्स हैं लाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, उनको डाइजेस्ट करेगा। पॉलीसेकेराइड्स यही है ना दो, सेलुलोज को तो हम डाइजेस्ट कर नहीं सकते, स्टार्च और ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करेगा कौन, एमाइलेज। इसका पूरा नाम है स्लाइवरी एमाइलेज, इसलिए क्योंकि पेनक्रियाज भी एमाइलेज रिलीज करेगा। तो जो पेनक्रियाज करेगा उसका हम नाम रख देंगे पेनक्रियाटिक एमाइलेज, जो स्लाइवा करेगा उसका हम नाम रख देंगे स्लाइवरी एमाइलेज, दूसरा नाम है टाइलिन। ठीक हो गया। ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को किसमें तोड़ेगा, ये जो कि स्टार्च और ग्लाइकोजन जो कि पॉलीसेकेराइड्स हैं असल में, इन पॉलीसेकेराइड्स को तोड़ देगा इनटू माल्टोज। किसमें तोड़ देगा, माल्टोज में, जो कि असल में क्या है, डायसेक्राइड है। माल्टोज क्या है, डायसेक्राइड है। और माल्टोज किससे मिलकर बनता है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाएं तो क्या बन जाएगा, माल्टोज। तो अभी देखो कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई, अभी भी डायसेक्राइड बना है, दैट इज माल्टोज। अभी अगेन हमने एंड तक लेके जाना है, किस तक, ग्लूकोज तक लेके जाना है, क्योंकि ग्लूकोज से भी आगे तोड़ देंगे, लेकिन ग्लूकोज तक हम ले जाएं तो बड़ी बात है। तो इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है उसका नाम है एमाइलेज और टाइलिन। ये क्या करेगा, स्टार्च और ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करेगा, तोड़ेगा, पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट कर देगा डायसेक्राइड में, दैट इज माल्टोज। माल्टोज दो ग्लूकोज के मिलने से बनता है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात जो आपने एक्स्ट्रा याद रखनी है, वो स्पेसिफिकली ये याद रखनी है सोडियम बाइकार्बोनेट के हिसाब से, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद है हमारी स्लाइवा के अंदर जो कि रिलीज हो रहा है, तो जो फ्रेशली सिक्रीटेड स्लाइवा होगा, फ्रेशली सिक्रीटेड स्लाइवा जो कि अभी स्लाइवरी ग्लैंड्स ने प्रोड्यूस किया, जो कि 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स का भी हमने नाम देखा जी, के पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं और सब लिंगुअल ग्लैंड्स जो कि जुबान के नीचे हैं। ये जो 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स क्रिएट करेंगे स्लाइवा, जो फ्रेशली सिक्रीटेड स्लाइवा होगा, उसकी पीएच होगी 8, जो कि स्लाइटली बेसिक है। पीएच क्या होगी इसकी, 8। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट वीक बेस मौजूद है। ठीक है, बेस की वजह से इसकी पीएच क्या होगी, 8। जैसे ही ये थोड़ा सा डाइजेशन करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टूटेगा
और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या रिलीज कर देगा अपने अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेशली सीक्रेटेड सलाइवा की पीएच हो गई 8। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट टूट जाएगा इनटू सोडियम आइंस एंड बाइकार्बोनेट आइंस। सोडियम आइंस अलग हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट आइंस अलग हो जाएंगे। बाइकार्बोनेट आइंस बेसिक होते हैं, ये बाइकार्बोनेट आइंस मौजूद फूड के इसके साथ मिलेंगे, फूड के साथ मिलेंगे, फूड में मौजूद हाइड्रोजन आइंस के साथ मिलेंगे और क्या बना लेंगे, H2CO3। H2CO3 क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड। जब ये कार्बोनिक एसिड बनेगा तो कार्बोनिक एसिड क्या है, एसिडिक। तो इसकी जो पीएच है हमारे सलाइवा की वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी 8 से कम होकर, जो कि बेसिक थी, अब 8 से कम होकर हमारी पीएच क्या हो जाएगी सलाइवा की 6, स्लाइटली एसिडिक हो जाएगी। तो जो ये पीएच है ये 6 पॉइंट कुछ से लेके 7 पॉइंट कुछ तक वेरी करेगी हमारे सलाइवा की पीएच, डिपेंडिंग अपॉन द फूड्स दैट वी एट। लेकिन ये बाय कार्बोनिक एसिड भी बना नहीं रहेगा, ये फौरन टूट जाएगा, किस में, ये फौरन टूट जाएगा H2O में और CO2 में, और ये CO2 रिलीज हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे इसलिए बुक में लिखा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो हमारी जो पीएच है सलाइवा की वो 6 से किस पे आ जाएगी, 8 से किस पे आ जाएगी, 6 पे। ठीक है, तो क्या होगा ये बात भी समझ लें कि जो फ्रेशली सिक्रेटेड सलाइवा है उसकी पीएच क्या होगी, 8 स्लाइटली बेसिक। क्यों, क्योंकि उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद है। जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट टूटेगा तो सोडियम आइंस और बाइकार्बोनेट आइंस मिलेंगे। बाइकार्बोनेट आइंस भी क्या है, बेसिक। बाइकार्बोनेट आइंस मौजूद हमारी फूड में जो हाइड्रोजन आइंस मौजूद हैं उनसे मिलेंगे और कार्बोनिक एसिड बना लेंगे। अब चूंकि एसिड बन गया तो बस इतनी बात याद रखो कि एसिड बनने की वजह से जो है ना वो पीएच 8 से किस पे आ जाएगी, 6 पे। लेकिन बुक में चूंकि लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो ये कार्बोनिक एसिड हम पहले भी पढ़ के आए हैं, 13 में कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की बात कर रहा है बुक वाला कि पीएच जो है ना वो 8 से किस पे आ जाएगी, 6 पे। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना वो डाइजेशन इन ओरल कैविटी है पूरे का पूरा। अब ये जब हमने सारा कुछ कर लिया, मैस्टिकेशन भी कर दी, ग्राइंडिंग भी कर दी, लुब्रिकेशन भी कर दी, केमिकल डाइजेशन भी कर दी, अभी जो सारा कुछ किया है इसमें ये बात याद रखनी है कि मैंने आपको स्टेप वाइज पढ़ाया सारा कुछ, और बुक में भी स्टेप वाइज लिखा हुआ है। लेकिन स्टेप वाइज काम नहीं हो रहा होता कि ओरल कैविटी में हमने खाना खाया, इंजेक्शन हुई, ठीक है, उसके बाद अब ओरल कैविटी कह रही है कि ना एक मिनट ठहर जो, पहले मुझे मैस्टिकेशन कर लेने दो, सलाइवरी ग्लैंड तुम सलाइवा रिलीज ना करो। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज नहीं करे, पहले मैस्टिकेशन हो रही है। फिर सलाइवरी ग्लैंड ने कहा अच्छा अब मैं लुब्रिकेशन कर दूं, अब मैं सलाइवा प्रोड्यूस कर दूं, फिर सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। ऐसा नहीं है, जैसे ही हम खाना मुंह में रखेंगे साथ ही सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे, साथ ही लुब्रिकेशन शुरू हो जाएगी, साथ ही केमिकल शुरू हो जाएगी, साथ ही मैस्टिकेशन शुरू हो जाएगी, साथ ही हम चबाना शुरू करते। सब कुछ साथ साथ हो रहा होगा। मैं तो साथ साथ नहीं पढ़ा सकता था ना, मैंने तो एक एक स्टेप वाइज ही पढ़ाना था, इसलिए मैंने स्टेप वाइज ही पढ़ाया। और बुक में भी आप भी एक इकट्ठा नहीं सारा लिख सकते, आपने भी स्टेप वाइज लिखना है। लेकिन ये याद रखना है कि ऐसा नहीं हो रहा वो पहले काम खत्म हो जाए, पहले वो दूसरे बाकी बैठे इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा चलो ये खत्म कर लो फिर हम शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है, सारा कुछ साथ साथ ही शुरू हो जाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम तो है नहीं, शादी पे गए हैं और आखिरी खाना है जिंदगी का, जल्दी जल्दी खाना है ना। तो सारा कुछ इकट्ठा शुरू कर देना है, लुब्रिकेशन भी इकट्ठी, केमिकल डाइजेशन भी, मैस्टिकेशन भी, सब कुछ इकट्ठी हो रही है, सब कुछ इकट्ठा हो रहा है। अब जब ये सब कुछ हो गया, मुंह के अंदर खाने का अच्छा खासा जो है ना वो मलिदा बना दिया, मुंह के अंदर सारा अच्छा चबा चबू के खाने को जो है ना छोटा छोटा सॉफ्ट कर दिया। अब ये जो खाना मुंह के अंदर बना है, एक छोटा सा मैस बना है, बॉल बनी है खाने की, जिसको बस अब आप निगलने लगे हो, जिसको अब आप स्वैलो करने लगे हो। निगलने को इंग्लिश में कहते हैं स्वैलो करना, आप स्वैलो करने लगे हो। ये जो छोटा सा मैस है, दिस इज कॉल्ड बोलस, जिसको आप निगलने लगे हो, दिस इज कॉल्ड बोलस। अब ये बोलस आगे जाएगा किसमें, फेरिंक्स में, फेरिंक्स से इसोफेगस में, इसोफेगस स्टमक। ठीक है, इसका नाम है बोलस। बोलस की डेफिनेशन बड़ी प्यारी लिखी है बुक में और उसको एज इट इज याद रखना है, डेफिनेशन पेपर में आती है। व्हाट इज बोलस? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चूइंग, लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन और सेमी डाइजेशन, जो सारा काम किया आपने, जिसमें आपने खाने की मैस्टिकेशन की, चबाया, लुब्रिकेशन की, खाने को मॉइस्ट किया, और सेमी डाइजेशन की, खाने को थोड़ा बहुत हजम किया, द पीसेस ऑफ फूड, जो खाने के पीसेस थे, आर रोल्ड अप, इनको रोल किया जाएगा बाय द टंग। कौन करेगी? जुबान। जुबान भी खाने में रोल प्ले कर रही है ना भाई, जुबान। इनटू स्मॉल, छोटे, स्लिपरी, देखो म्यूकस की वजह से और सलाइवा की वजह से बड़ा स्लिपरी हो गया, मॉइस्ट हो गया, स्लाइमी हो गया, शू करके स्लिप करके अंदर जा सकता है, नीचे जा सकता है। स्फेरिकल यानी गोल, ओवल, मैस कॉल्ड बोलस। तो क्या हुआ, खाने की चूइंग, लुब्रिकेशन और डाइजेशन करने के बाद जो खाने के पीसेस हैं उनको रोल कर दिया एक छोटे से स्लिपरी स्फेरिकल मैस में, जिसका नाम क्या है? बोलस। अब इसको निकलने लगे। ठीक हो गया। तो व्हाट इज बोलस? बोलस इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चूइंग, लुब्रिकेशन एंड सेमी डाइजेशन, द पीसेस ऑफ फूड, खाने के पीसेस आर रोल्ड अप, उनको रोल कर दिया किसने? बाय द टंग। किसमें? इनटू स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस, स्मॉल छोटा स्लिपरी स्फेरिकल गोल मैस में कन्वर्ट कर दिया, इसका नाम है बोलस। अब इसको निगलने लगे, स्वैलो करने लगे। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है जो कि इसी के साथ ही पार्ट है वो है स्वैलोइंग। ये स्वैलोइंग कैसे होगी? हम खाने को निगलेंगे कैसे? फेरिंग्स के बाद दो नालियां, ट्रेकिया और पीछे इसोफेगस,
खाना कैसे ट्रेकिया में नहीं जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, ये बात चैप्टर 13 में गैस्ट्रिक एक्सचेंज में भी हुई है, दोबारा से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दूसरी बात ये कि फूड आगे से आगे कैसे जाएगी इंटेस्टाइन में, दैट इज पेरिस्टाल्सिस, वो कैसे होगी। कभी कभी उल्टी आ जाती है, उसको बोलते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस, वो क्या होती है। कभी कभी भूख लगती है तो पेट में चूहे दौड़ते हैं, उसको बोलते हैं हंगर पैंग्स, वो क्या होते हैं। तो ये सारी बातें हमारा जो है ना, ये नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।